नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 5 बज चुके हैं। अनंत और श्वेता एक बार फिर से हाजिर हैं वो बुलेटिन लेकर जिसमें आपको दिन भर की खबरें मिल जाती हैं, खबरों का अपडेट मिल जाता है। अगर कोई खबर छूट जाती है तो वो खबर भी आपको इस बुलेटिन में हमारे जरिए मिल जाती है। बिल्कुल, तो खबरों की शुरुआत करते हैं और शुरुआत तुर्की में राहत और बचाव की खबरों से करते हैं, जहां भूकंप प्रभावित तुर्की के इलाकों में राहत और बचाव का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। तस्वीरों में 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर बचाव कार्य चल रहा है। एक बेहद खूबसूरत और राहत भरी तस्वीर तुर्की से आई है। तुर्की की बचाव टीम ने सीरिया के एक शरणार्थी बच्चे को मलबे से बचाकर निकाला। बचाव कर्मी ने बच्चे को पानी पिलाया तो उसकी जान में जान आई। बच्चे के चेहरे पर चमक और जान बचने के बाद खुशी की मुस्कुराहट साफ देखी जा सकती है। बच्चे को 45 घंटे बाद सुरक्षित निकाला जा सका। आपको बता दें कि भीषण भूकंप के बाद तुर्की में अभी भी बहुत सारे लोगों के, सैकड़ों लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। ऐसे में राहत और बचाव कार्य तेजी से चलाया जा रहा है और उसी राहत और बचाव कार्य के दौरान कुछ राहत भरी खबरें आई हैं। इतने बड़े हादसे में, प्राकृतिक आपदा में अगर एक जान भी बचाई जाती है तो उन तमाम आपदा प्रबंधन कर्मियों को खुशी मिलती है, उन तमाम लोगों को खुशी मिलती है जो राहत और बचाव के काम में जुटे हुए हैं। आपको बताएं कि तुर्की के कहना मारास में बचाव दलों ने अथक प्रयासों के बाद कई बच्चों को मलबे से जिंदा निकालने में कामयाबी हासिल की है। इन बच्चों को तत्काल राहत कैंप में ले जाया गया ताकि इन्हें जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई जा सकें और मेडिकल सहायता दी जा सके। बच्चों के परिजनों की भी तलाश चल रही है, जबकि तुर्की के गाजियानटेप में बचाव दल के जवानों और स्थानीय लोगों ने एक आदमी को भूकंप के 24 घंटे बाद मलबे से सलामत निकालने में कामयाबी हासिल की। मलबे से इंसान के सुरक्षित निकलने पर वहां मौजूद लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। इलाके में राहत और बचाव दलों के सदस्य लगातार मलबे में लोगों की तलाश कर रहे हैं और ये खुशी होना लोगों को इसलिए भी लाजमी है क्योंकि एक तरफ चारों दिशाओं में मौत का मंजर बिखरा पड़ा है, मौत का मंजर दिखाई दे रहा है। ऐसे में अगर किसी एक शख्स की भी जिंदगी बचाई जाती है तो लोगों को लगता है कि उन्होंने बड़ी कामयाबी हासिल की है। तालियों के जरिए, मुस्कुराहट के जरिए वो खुशी उनके चेहरों पर झलकने लगती है। हम आपको बता दें कि भारत से भी विशेष दल भेजा गया है। एनडीआरएफ का 2 दल जा चुकी है। पहले टीम में 51 सदस्य गए हुए थे और दूसरी टीम में 50 लोगों को भेजा गया है। एनडीआरएफ की टीम में आपको बता दें कि महिला सदस्य भी उसमें शामिल हैं जो कि यहां तुर्की भेजी गई हैं राहत बचाव के लिए। लगातार तमाम देशों से तुर्की को मदद मिल रही है। लोग सहायता के लिए भेज रहे हैं अपने अपने यहां से राहत बचाव के लिए लोगों को, और बड़े मिशन को यहां अंजाम दिया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा जान बचाई जा सके, हर किसी की यही कोशिश। तो इन 3 तस्वीरों के जरिए आपने देखा किस तरीके से सीरिया के भूकंप प्रभावित इलाकों में, तुर्की के भूकंप प्रभावित इलाकों में बड़े पैमाने पर बचाव कार्य जोरों से चल रहा है। अब आपको सीरिया की तस्वीर दिखाते हैं। यहां भी राहत और बचाव का कार्य जोरों पर है। 3 तस्वीरें सीरिया की आपको दिखा रहे हैं। सीरिया में भूकंप के मलबे में एक बच्चे का जन्म हुआ। मलबे में दबी एक महिला ने वहां बच्चे को जन्म दिया, लेकिन महिला की जान नहीं बचाई जा सकी। बचाव दलों ने बच्चे को मलबे से सलामत निकालने में तो कामयाबी हासिल की, जबकि सीरिया के ही जंदारिस में राहत और बचाव दलों ने 3 बच्चों को मलबे से सुरक्षित बाहर निकाला। अलग अलग जगहों पर बचाव अभियान के दौरान इन बच्चों को मलबे से सलामत निकालने में कामयाबी मिली। बच्चों की जान बचाने पर लोगों ने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया। सीरिया के भूकंप प्रभावित इलाकों में बचाव और राहत कार्य तेजी से चलाया जा रहा है। माना जा रहा है कि अभी मलबे में दबे और लोगों को भी बचाया जा सकता है। आपको बता दें कि सीरिया के इदलिब में भूकंप प्रभावित इलाके से एक पूरे परिवार को सही सलामत बचा लिया गया। पूरा परिवार इमारत के मलबे में दबा था, लेकिन राहत और बचाव दल के सदस्य बच्चों और महिलाओं समेत सभी लोगों को सलामत निकालने में कामयाब रहे। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई और लोग नारे लगाकर ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते नजर आए। इन 3 तस्वीरों के जरिए आपको हम दिखा रहे हैं कि देखिए सीरिया में भी किस तरह से तबाही आई और उस तबाही के बाद राहत बचाव का कार्य भी जोर शोर से यहां पर चल रहा है। और बड़ी मुश्किल से देखिए किस तरह से जमीन के अंदर जब पूरा का पूरा मलबा आपको नजर आ रहा होगा और उसके अंदर से बड़ी मुश्किल से लेकिन पूरे परिवार को बचाव दल ने निकाल लिया।
आपको बता दें कि भूकंप पीड़ितों के लिए तुर्की के लिए मालात्या में मानवीय सहायता शिविर लगाए गए हैं। इन शिविरों में भूकंप के चलते बेघर लोगों को रखा गया है। कुदरती आपदा से प्रभावित लोग बर्फबारी और कड़ाके की ठंड के बीच इन शिविरों में समय गुजारने को मजबूर हैं। लोग अलाव जलाकर सर्दी से बचाव कर रहे हैं। तुर्की में भूकंप के कारण करीब 6000 मकान ध्वस्त हो गए हैं, जिसके कारण बड़ी तादाद में लोग बेघर हो गए हैं। हजारों लोगों की मौत हुई है। भारी बर्फबारी के बीच इन इलाकों में राहत बचाव के काम में मुश्किलें पेश आ रही हैं। तुर्की में 10,000 कंटेनर्स को शेल्टर होम बनाने की तैयारी की गई है, ताकि बेघर लोगों को पनाह दी जा सके। तो एक तरफ इतनी भीषण प्राकृतिक आपदा जिसमें हजारों लोगों की जिंदगी चली गई, दूसरी तरफ राहत और बचाव कार्य का मोर्चा, और तीसरी तरफ प्राकृतिक आपदा के बीच ये तेज होती बर्फबारी। तो मुश्किलें तमाम हैं, लेकिन मुश्किलात के बावजूद जो बचाव कर्मी हैं, जो आपदा प्रबंधन में जो लोग जुटे हैं, उनका हौसला पस्त नहीं हुआ है। उनकी लगातार यही कोशिश है कि जिन लोगों को बचाया गया है उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाए, और जो लोग इस भीषण भूकंप से बच गए हैं उन्हें भी छत मुहैया कराई जाए, उन्हें खाने पीने का सामान दिया जाए। एक तरफ उन्हें छत मुहैया कराने की चुनौती है, दूसरी तरफ इस भीषण मौसम की मार से, यानी कि जो तेज बर्फबारी हो रही है उसकी मार से उन्हें बचाने की भी चुनौती है। तो दोनों ही मोर्चों पर राहत और बचाव कर्मी लगे हुए हैं, और कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। भारत ने भूकंप से प्रभावित तुर्की और सीरिया के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है। तुर्की के साथ साथ भूकंप पीड़ित सीरिया के लिए भी भारत की तरफ से राहत सामग्री की बड़ी खेप भेजी गई है। आज सुबह गाजियाबाद के हिंडन एयरवेज से जीवन रक्षक दवाओं को लेकर हरक्यूलिस विमान रवाना हुआ, जो दमिश्क पहुंच चुका है। विमान में करीब 6.5 टन दवाएं भेजी गई हैं। इससे पहले भारत से 2 विमानों के जरिए राहत सामग्री और बचाव दल तुर्की भी भेजे गए थे। आपको बता दें कि सीरिया में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए सेना के 100 डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ भी एक अलग विमान से सीरिया भेजे गए हैं। विदेश मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से सीरिया और तुर्की में राहत और बचाव में मदद के लिए टीमें भेजी गई हैं। ये टीमें सीरिया में भारतीय दूतावास के सहयोग से स्थानीय प्रशासन और प्रशासन के साथ तालमेल बिठाकर बचाव और राहत के कामों में हिस्सा लेंगी। सीरिया के दमिश्क हवाई अड्डे पर आज भारत से भेजी गई राहत सामग्री वहां के स्थानीय प्रशासन मंत्री को सौंप दी गई है, और उम्मीद की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यहां पर मदद पहुंच सके। ऐसे समय में जबकि यहां पर आपदा आई हुई है, इस प्राकृतिक आपदा के बीच भारत की तरफ से ये पहल की गई है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहां दवाइयां मिल सके। हम रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर जहां एक तरफ सेना के बहादुर जवान सीमा की चौकसी के लिए डटे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ के जवान और कर्मचारी जबरदस्त बर्फबारी के बाद सेना की चौकियों की ओर जाने वाली सड़कों और दूसरे रास्तों से बर्फ हटाकर उन्हें आवाजाही के लिए चालू करने में जुटे हुए हैं। हम आपको नॉर्थ कश्मीर के बांदीपुरा की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां गुरेज रोड पर बीआरओ के कर्मचारी अपनी मशीनों की मदद से बर्फ हटाकर रास्ता साफ करने में जुटे हैं। 86 किलोमीटर लंबे बांदीपुरा गुरेज रोड पर बर्फ हटाने के लिए आधुनिक तकनीक वाले स्नो कटर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस रास्ते पर 10 फीट से ज्यादा बर्फ जमने के कारण आवाजाही मुश्किल हो गई है। कश्मीर घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात के बाद रास्ता बंद होने की घटनाएं आम हैं। ऐसे हालात में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मोर्चा संभालती है और आवाजाही के लिए रास्ता बनाती है। तो इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चारों तरफ बर्फ की मोटी चादर है। 10 फीट तक बर्फ यहां पर जमी हुई है, और ऐसे में आवाजाही बेहद मुश्किल है। ये इलाका संवेदनशील इलाका भी है, यहां पर सुरक्षा बलों की मूवमेंट भी होती है। ऐसे में उन तक आवाजाही सुगम बनाना बेहद जरूरी है, जिससे कि साजो सामान उन तक पहुंचाया जा सके, और यहीं पर बीआरओ की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। इस साल भारत G20 की मेजबानी कर रहा है। इसी से जुड़ी अलग अलग बैठकें देश भर में हो रही हैं। G20 बैठक के लिए कई विदेशी मेहमान गुजरात के भुज भी पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत हुआ। इस दौरान कई विदेशी मेहमान रंग बिरंगी पगड़ी पहने दिखाई दिए। कुछ मेहमान शनिवार और रविवार को आगरा भी जाएंगे, जहां वो ताजमहल और लाल किले का दर्शन करेंगे।
आपको बता दें कि यानी उन्हें इन ऐतिहासिक इमारतों के रूहानी एहसास को महसूस करने का मौका मिलेगा। इन विदेशी मेहमानों के दौरे की वजह से इस शनिवार और रविवार को ताजमहल और आगरा का किला आम लोगों के लिए बंद रहने वाला है। आम लोग शनिवार को लाल किला जबकि रविवार को ताजमहल घूमने नहीं जा सकेंगे। लेकिन इस बीच आपको गुजरात के भुज की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर ये तमाम विदेशी मेहमान पहुंचे हैं और बिल्कुल भारतीय अंदाज में इनका यहां पर स्वागत किया जा रहा है। इनको आप देख सकते हैं इस लाल पगड़ी में बेहद अनूठे और अलग नजर आ रहे हैं और एहसास भी यही इनका, कोशिश भी हमारे तरफ से यही की जा रही है कि भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा से इनको रूबरू कराया जाए, इनको वाकिफ कराया जाए, यहाँ की संस्कृति किस तरह की है वो बताया जाए और उसकी एक झलक देखने को मिल रही है। जो डेलीगेशन है वो अलग अलग डेट में विजिट कर रहे हैं। जो हमको सूचना प्राप्त हुई है उस सूचना के अनुसार शनिवार को डेलीगेट्स आगरा फोर्ट का भ्रमण करेंगे और रविवार को शायद ताजमहल का करेंगे। तो उसी के लिए हमने नोटिफिकेशन एक निकाला हुआ है। अब शनिवार को आगरा किला आम पर्यटक के लिए बंद रहेगा सनराइज टू सनसेट, और ठीक उसी तरह से 12 तारीख को अर्थात रविवार को सनराइज टू सनसेट आम पर्यटकों के लिए बंद रहेगा। उधर आपको बता दें G20 देशों के प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश का भी दौरा करने वाले हैं, तो उत्तर प्रदेश में भी खास तैयारियां चल रही है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में 15 बांग्ला कलाकारों का दल G20 के प्रतिनिधियों का स्वागत करने के लिए रिहर्सल में जुटा हुआ है। ये कलाकार G20 प्रतिनिधियों के स्वागत में लोकगीत और लोक नृत्य प्रस्तुत करेंगे। ये कलाकार भारतीय संस्कृति की विविधता से विदेशी मेहमानों को रूबरू करवाएंगे। स्वागत में कोई कमी न रह जाए, इसके लिए कलाकारों की टोली लगातार रिहर्सल कर रही है। ललितपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं और जैसा कि श्वेता ने भी आपको बताया कि G20 की बैठकों के सिलसिले में अलग अलग देशों के प्रतिनिधि, G20 देशों के प्रतिनिधि लगातार भारत का दौरा कर रहे हैं। ये डेलीगेट्स देश के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, वहां पर इनकी बैठकें हो रही हैं, अलग अलग मुद्दों पर ये बैठकें हो रही हैं और इस पूरे यात्रा के दौरान जहां भी G20 डेलीगेट्स पहुंचते हैं वहां पर उनके स्वागत समारोह में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती है और कोशिश ये है कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से उनको रूबरू करवाया जाए। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और G20 बैठकों के लिए यूपी की राजधानी लखनऊ में शानदार तैयारी की जा रही है। मीटिंग में आने वाले मेहमानों के स्वागत के लिए लखनऊ को खास तरीके से सजाया संवारा जा रहा है। शहर की दरों, दीवारें, इसके अलावा चौराहों को नया रूप, नया रंग दिया जा रहा है। आपको बताएं कि एयरपोर्ट से कार्यक्रम वाली जगह तक पड़ने वाले तमाम रास्तों को नई पहचान दी गई जा रही है। शहर को खूबसूरत बनाने के लिए दीवारों को पेंट किया जा रहा है। देखिए, बागबानी भी की जा रही है, अलग अलग पौधे लगाए जा रहे हैं दीवारों पर। इसी के साथ चौराहों को भी एक अलग लुक दिया जा रहा है, जहां न केवल योग मुद्राओं के साथ कलाकृतियां भी लगाई गई हैं। यहाँ देखिए दीवारों को पेंट किस तरह से किया गया है। आपको बता दें कि इनके साथ स्वस्थ जीवन के संदेश को भी दिया जा रहा है और साथ ही साथ थीम के आधार पर यहां पर टेंट सिटी भी तैयार की गई है। पर्यटन एवं संस्कृति विभाग की तरफ से तैयार कराए गए इन टेंट्स में लग्जरी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी, जिसकी सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। तो एक तरह से लखनऊ वासियों के लिए भी ये एक सौगात से कम नहीं है, जब उनको अपने ही शहर को एक अलग नजरिए से देखने का यहां पर मौका मिल रहा है, क्योंकि ये शहर बिल्कुल बदला बदला सा नजर आ रहा है। यहां पर चौक चौराहों को बिल्कुल अलग अंदाज में सजाया संवारा जा रहा है। बढ़ेंगे आगे, आपको बता दें कि बिहार में मुजफ्फरपुर के एक परिवार में जेईई के नतीजे के साथ दोहरी खुशी यहां पर आई है। दरअसल इस परिवार के 2 लड़कों ने जेईई मेंस एग्जाम पास करके इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिले की राह बना ली है। खास बात यह है कि दोनों जुड़वा भाई हैं। पेशे से शिक्षक अनिल कुमार सिंह के बेटे अपूर्व और अर्पण ने जेईई मेंस एग्जाम में एक साथ कामयाबी हासिल की है। इन जुड़वा बच्चों ने स्कूली पढ़ाई भी साथ साथ की और जेईई की तैयारी भी एक साथ की। इन्होंने घर पर ही ऑनलाइन पढ़ाई करके और सेल्फ स्टडी करके ये कामयाबी हासिल की है। इनका कहना है कि ये दोनों 8 से 10 घंटे पढ़ाई करते थे और कभी कभी लड़ाई भी कर लेते थे, लेकिन प्रश्नों को साथ साथ डिस्कस करते थे। जुड़वा भाइयों की कामयाबी से परिवार में खुशी की लहर है। झगड़ा भी होता है दोनों में। चलिए, इसी के साथ हमारे खास बुलेटिन में श्वेता और अनंत के साथ आज बस इतना ही।